Hello everyone, I hope you all are doing really well. So our today's topic is about endomembrane system. Last class में अपन ने बात करी थी about the eukaryotic cell, plasma membrane, cell membrane, transport. ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं about the cell organelles. एक एक करके सारे cell organelles को डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहला जो सिस्टम आता है of cell organelles is endomembrane system. ठीक है, तो endomembrane system का मतलब क्या कि इस सिस्टम में अपन वो वाले सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे दैट आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बना रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका स्टोरेज कर रहे हैं. तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ये सबसे एसोसिएटेड है, तो उनको अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स आते हैं. सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली तुम्हारा प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स और लिपिड्स का सिंथेसिस करेगा. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो स्टेरॉइड्स एंड फैट्स का सिंथेसिस करेंगे. ठीक है, दूसरा जो सेल ऑर्गेनल आता है वो गोल्गी बॉडी. अब गोल्गी बॉडी कैसे काम करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी प्रोटीन बनाया है वो प्रोटीन अब जाता है गोल्गी बॉडी के पास. गोल्गी बॉडी उस प्रोटीन को लेता है, उसका थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करेगा. मॉडिफिकेशन इन व्हाट सेंस करेगा कि उसके अंदर ग्लाइकोजन को ऐड कर देगा, स्टार्च को ऐड कर देगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा. ठीक है, उसके अंदर वो लिपिड्स को ऐड कर देगा तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसे करके सारा मॉडिफिकेशन करता है गोल्गी बॉडी और आगे उसको उस प्रोटीन का जहां पे भी काम होता है, इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, वहां पे वो भेज देता है. ठीक है, फिर आता है लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स जो है वो गोल्गी बॉडीज की वहां से बने होते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल से. और लाइसोसोम्स एक सुसाइड बैग का काम करते हैं, आगे देखेंगे डिटेल्स में. उसके बाद आते हैं वैक्यूल्स. प्लांट वैक्यूल की अपने ने बात करी थी, सेंट्रली होता है और 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा और मेनली स्टोरेज के काम में आता है. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ऑर्गेनल्स दैट आर कनेक्टेड विद डायरेक्टली और फंक्शनली हेल्प्स इन द प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. अपनी बात हो गई. ठीक है, 4 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स आते हैं. पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस करेगा. ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड का सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, फिर आता है गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी बॉडी बोल दो, एक ही बात है, जो क्या करेगा? पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन या उसका मॉडिफिकेशन. ठीक है, तीसरे आते हैं लाइसोसोम जो सुसाइड बैग का काम करता है. ठीक है, एंड फिर आते हैं वैक्यूल्स जो उस प्रोटीन का या जो भी एक्स्ट्रा चीज है, प्लांट में वाटर है या एयर है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है, उसका स्टोरेज करने का काम आता है. ठीक है, तो अब एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं. तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल आता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, स्कैटर्ड नेटवर्क और रेटिकुलम इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब ये जो नेट्स होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये नेट्स जो होती है वो सेल को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है. ठीक है, कैसे कि सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये नेट है और इसके बाहर जो है ये नेट है और इसके बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म है. तो ये जो नेट वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो नेट वाला स्ट्रक्चर होता है वो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बना, मतलब ये इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन है तो इसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं. इसके बाहर जो भी जगह है, जो भी स्पेस है, उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म आ जाएगा. ठीक है, तो डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2. सबसे पहला है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आया. ठीक है, और दूसरा आया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम. तब मैं तुमको एक एक चीज आराम से स्ट्रक्चरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्लियर कर दूंगा. ठीक है, मैंने तुमको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होता है. मतलब न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब एकदम चिपक के होता है. ठीक है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस जो इसकी नेटवर्क्स थी, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स थे, अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो राइबोसोम्स उसको एक बहुत ज्यादा रफ अपीयरेंस देते हैं. जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब वो बहुत ऐसा रफ अपीयरेंस होता है, तो उसको अपन बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कर रहा है, राइबोसोम्स करते हैं.
अब जस्ट बिकॉज राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, थोड़ा टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। अब उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तब एक बहुत स्मूथ सरफेस दिखती है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो वो किसका सिंथेसिस करता है? लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स का। ठीक है, अब अपन देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर इन डायग्राम। ठीक है, ये था, मैंने तुमको बताया था ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास इसका न्यूक्लियर एनवलप है। मैंने तुमको बताया था जस्ट न्यूक्लियस से चिपक के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये पूरा इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। रेटिना लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब रेटिनाकुलम लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो रेटिकुलम होता है वो ऐसा नेट लाइक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको तुम बोलते हो सिस्टर्न है। ठीक है, ये जो एक एक स्ट्रक्चर है उसको तुम बोलते हो सिस्टर्न है। ये वाला जो ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो है राइबोसोम्स। ठीक है, अब इन डॉट्स की वजह से देख के पता चल रहा है कि कितना रफ सरफेस बन गया होगा बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, रफ सरफेस अपीयर हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट में कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। ये पार्ट में नो राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स नहीं है, तो देख के पता चल रहा है कि कितना स्मूथ सरफेस है। तो ऐसी सरफेस को अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसिस में काम में आएगा। ठीक है, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम में आएगा। ठीक है, अब ये जो अब मैंने तुमको बताया था कि ये जो सिस्टर्न है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसने सेल को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया होता है। ठीक है, एक तो ये इसका ये वाला पूरा कंपार्टमेंट हो गया, तो ये वाला जो कंपार्टमेंट था वो इसका ल्यूमिनल कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है, और इसके बाहर, इसके जस्ट बाहर सेल खत्म तो नहीं हो गया, सेल का साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होगा। तो ये वाला जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल सरफेस में आता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुमको मेन दो चीजें याद रखनी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस में आएगा क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स के सिंथेसिस में काम में आएगा क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं है। नेक्स्ट अपन सेल ऑर्गेनल देखते हैं, दैट इज गोल्गी बॉडी। ठीक है, अब हुआ क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया, अब वो प्रोटीन में बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना होगा, उस प्रोटीन की बहुत सारी पैकेजिंग करनी होगी ताकि उस प्रोटीन का जहां भी काम है, मतलब सेल के अंदर काम है या सेल के बाहर काम है, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो वो मॉडिफिकेशन और वो ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोल्गी बॉडी में बहुत सारे ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो है ये ऐसे बहुत सारे ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को भी क्या बोलते हैं? सिस्टर्न है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था उसको भी सिस्टर्न बोलते थे। अब गोल्गी बॉडी में मेन पार्ट आता है इसके फेसेस। गोल्गी बॉडी के दो फेस होते हैं। ठीक है, एक ये वाला फेस है। ठीक है, ये वाला फेस जो है जब तुम इस साइड से देखोगे तब ये कॉन्वेक्स फेस है, कॉन्वेक्स शेप है इसका। ठीक है, तो इस कॉन्वेक्स शेप को तुम बोलते हो सिस फेस। इसको क्या बोलते हैं? सिस फेस। और एक फेस होता है जब यहां से देखोगे ये वाला फेस, तो ये वाला कैसा फेस है? कॉन्केव। तो इस कॉन्केव फेस को बोलते हो ट्रांस फेस। ठीक है, याद रखना कॉन्वेक्स जो शेप होता है वो सिस फेस का होता है, कॉन्केव शेप जो होता है वो ट्रांस और मैच्योरिंग फेस का होता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? एंडोप्लाज्म, मैंने तुमको बताया कि गोल्गी बॉडी का मेन काम है ट्रांसपोर्ट करना है, मॉडिफाई करना है और उसकी पैकेजिंग करनी है प्रोटीन की। ठीक है, तो यहां से सपोज करो ये जो इनकमिंग वेसिकल है, ये इनकमिंग वेसिकल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया है वो प्रोटीन आया। ये प्रोटीन यहाँ के सिस फेस में जाएगा, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल में इसका मॉडिफिकेशन होगा, इसकी पैकेजिंग होगी और रेडी टू ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां से निकलेगा, फिर ये यहां से ट्रांस फेज में से एज अ सिक्रीटरी वेसिकल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां से जब प्रोटीन आया था तब वो बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं था, बट ये वाला जो सिक्रीटरी वेसिकल में प्रोटीन है
वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है एंड कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो दो फेसेस हैं इसके। अब ये देखो बहुत मेनी डिस्क शेप्ड सेक्स जिसको अपन बोलते हैं सिस्टर्न है। ये जो सिस्टर्न है वो एक दूसरे से पैरेलल है, देखो एक दूसरे से सब पैरेलल है। ठीक है, दो टाइप के फेस होते हैं। कॉन्वेक्स वाला फेस सिस फेस होता है जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन आता है, अभी बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं है। कॉनकेव वाला फेस जो होता है वो ट्रांस फेस होता है या मेच्योरिंग फेस होता है। मेच्योरिंग फेस का मतलब क्या कि वो जो प्रोटीन आया था उसका मेच्योरेशन हो चुका है, उसका मॉडिफिकेशन हो चुका है और वो रेडी टू ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो ये काम होता है गोल्गी बॉडी का। तो अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल आया, ये रहा ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इसके अंदर प्रोटीन था बट बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं था, प्रोटीन एंड लिपिड्स। फिर वो सिस फेस में गया, सिस फेस से गोल्गी बॉडी में एंटर किया, वहां पे उसका पैकेजिंग हुआ, वहां पे इसका मॉडिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, फिर वो ट्रांस फेस से सिक्रीटरी वेसिकल्स में निकल गया और सिक्रीटरी वेसिकल्स में से निकला तो वो मैच्योर हुआ था, उसका मॉडिफिकेशन हुआ था। तो मॉडिफिकेशन कैसे हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन, उस प्रोटीन के साथ ग्लाइकोजन ऐड हो गया या स्टार्च ऐड हो गया। ग्लाइकोलिपिड मतलब जो भी यहाँ पे मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन भेजा तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फैट्स भेजे या स्टेरॉइड्स भेजे तो उसका मॉडिफिकेशन हुआ। तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लाइकोजन प्लस लिपिड। तो ये मैच्योरेशन हो गया। अब जो है ये रेडी टू ट्रांसपोर्ट है, कहीं पे भी इसको सेल के अंदर कहीं पे काम है उस चीज का वहां पे भेज सकते हैं, सेल के बाहर काम है तो वहां भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आता है अपना लाइसोसोम। अब तुमको ऐसा होगा कि तुमको ये डाउट आएगा, मतलब ऐसा तुमको बोलेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग लाइसोसोम टिक कर देंगे क्योंकि गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तो स्ट्रेट अवे फंक्शंस है कि एक प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, एक उसका मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग कर रहा है। बट लाइसोसोम की प्रॉब्लम क्या है, इसको क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो खुद ही गोल्गी बॉडी के ट्रांस फेज में से जो सिक्रीटरी वेसिकल्स जो मैंने बताई थी उसमें से बनता है। अब जस्ट बिकॉज ये गोल्गी बॉडी में से बना हुआ है, उसकी जो ट्रांस फेज है वहां से बना हुआ है, तो इसीलिए अपन इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइसोसोम अगेन एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। ऑब्वियसली अपन ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, इसीलिए इसको यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, कहां से बना हुआ है, गोल्गी बॉडी के जो मैच्योरिंग फेज था वहां से बना हुआ है। लाइसोसोम की मेन बात होती है कि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। अब एसिडिक पीएच पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से हैं, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट है, लाइपेज है। अब इनका मेन काम क्या है कि सपोज करो कोई सेल ऑर्गेनल है, जैसे कि गोल्गी बॉडी है किसी सेल में, अब वो डैमेज हो चुकी है या वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, म्यूटेशन हो चुका है सेल के अंदर, और वो जो सेल ऑर्गेनल है या सेल है वो ढंग से उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज वो उसका ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो वो सेल को मारने की जरूरत है। ठीक है, वो जब सेल मरेगा तब कोई नया सेल बनेगा और वो ढंग से काम कर पाएगा। तो वो जो सेल को मारने का काम है ये लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम क्या करेगा, इसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है उसको पूरे सेल में रिलीज कर देगा। वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो पूरे सेल में सब कुछ डाइजेस्ट कर देंगे और सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो मेड अप बाय द पैकेजिंग ऑफ गोल्गी एपेरेटस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइपेज। ठीक है, मेन काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय द ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स। और इसीलिए जस्ट बिकॉज खुद का ऑर्गेनल ही पूरे सेल को मार देता है इसीलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल होता है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का मेन काम क्या हुआ कि जो भी प्रोटीन बना, मॉडिफाई हुआ, अगर उसका काम नहीं है तो उसका स्टोरेज करेगा। 2 टाइप की वैक्यूल्स अपने ने पढ़ी थी, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल की वैक्यूल जो थी सिंगल थी और बहुत बड़ी थी, सेंट्रली लोकेटेड थी, बल्कि जो एनिमल सेल की जो वैक्यूल्स होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, मल्टीपल होती है और पेरिफेरल पे लोकेटेड होती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड है, अपन प्लांट सेल की बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड है, सेंट्रल है, 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। इसके अंदर क्या क्या स्टोर हो सकता है, तो एयर हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो वो भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब थोड़े ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें वैक्यूल्स जो होती है वो मॉडिफाई कर लेती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो भी वो सेल परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे अमीबा जो है वो फ्रेश वाटर में रहेगा, फ्रेश वाटर में उसको ऑस्मो रेगुलेशन करना पड़ेगा। अगर वो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करेगा
तो सारा जो बाहर का पानी है वो उसके सेल में आ जाएगा और सेल लाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो अमीबा में वैक्यूल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट जो वैक्यूल होती है वो खुद को मॉडिफाई कर लेती है, खुद को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना देती है। जो भी एक्स्ट्रा पानी सेल में आ रहा है वो सेल में वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होकर वो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर फेंक देती है और सेल को बचा लेती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के काम में आया। ठीक है, थोड़े प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा में वैक्यूल्स जो होती है वो मॉडिफाई कर लेती है खुद को और फूड स्टोरेज का काम कर लेती है। फूड वैक्यूल्स एंड प्रोटिस्टा मेनली यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, अब इनका डायग्राम देखते हैं। ये देखो लाइसोसोम है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। पीएच कितनी लिख रखी है 5, मतलब एसिडिक पीएच पे ये एक्टिवेट होती है। ठीक है, अब लाइसोसोम कोई भी सेल ऑर्गेनल को मारता कैसे? तो ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल के अंदर सपोज करो कोई भी ओल्ड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, तो ये ओल्ड सेल ऑर्गेनल वेसिकल आई। अब ये वेसिकल के साथ ही जो लाइसोसोम है वो फ्यूज कर जाएगा और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उसके रिलीज कर देगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो जो भी ओल्ड सेल ऑर्गेनल है उसको डाइजेस्ट कर देगा और उसको खत्म कर देगा। ठीक है, फिर आते हैं वैक्यूल। ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल कैसी थी? सेंट्रली 90% ऑक्यूपाई कर लेती है प्लांट के वॉल्यूम को। ठीक है, सेंट्रल होती है, सिंगल होती है। ठीक है, यही है वापस से लाइसोसोम। मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। अब देखो, ये मैंने तुमको बताया था कि अमीबा के अंदर फ्रेश वाटर में ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो पैरामीशियम में भी ऐसे ही होता है। तो ये रही इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो क्या करेगी, एक्स्ट्रा वाटर जो भी सेल में आ रहा है उसको वापस से बाहर फेंक देगी और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी। फूड वैक्यूल्स इन प्रोटिस्टा, ये देखो फूड वैक्यूल, ये फूड पार्टिकल्स थे, ये सेल के अंदर एंटर हुए और यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन गई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। एक बार तुम लोग, हाँ मोस्टली तो दैट्स इट, इतना ही है चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एक बार तुम लोग एनसीईआरटी को थर्ली पढ़ना, मैंने मोस्टली सारी ही चीजें कवर कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स की, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।